महाकुंभ के बारे में जानना चाहते हैं? अगर वायरल की दौड़ से अलग कुछ ऑथेंटिक, कुछ इंफॉर्मेटिव और सीरियस कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुश नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। नमो नारायण। मैं चित्रा। कुंभ चल रहा है, पूरा देश मानो कुंभमय हो गया है। खासतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष तौर पर हर कोई एक सवाल उठा रहा है। कोई कुंभ पर सवाल उठा रहा है, कुंभ क्यों होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों के सवालों के जो निशाने पे है वो है नागा। अभी किसी ने मुझसे ये कहा कि ये नागा जो है हथियार लिए घुमा करते हैं, कभी इन्होंने कुछ किया भी है या सिर्फ इसी तरीके से तमाशा बनाते हैं। अब उनके इस सवाल में जिज्ञासा तो थी नहीं, केवल एक्यूजिशन था। ऐसे बहुत से लोग एक्यूजिशन लेकर घूम रहे हैं, सबका जवाब देना संभव नहीं है। नागाओं ने क्या क्या किया है इसका पूरा विवरण देना भी संभव नहीं है एक वीडियो में, क्योंकि किसी वजह से ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा था जिसको दबा दिया गया था। अब मैं सिर्फ एक घटना की बात करूंगी जिससे आप अंदाज लगाएं कि नागाओं ने क्या किया। और ये घटना ऐसी नहीं जो मैं कहीं सुनी बात कह रही हूं। ये एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, सर यदुनाथ सरकार। सर मतलब उनको अंग्रेज बहुत मानते थे, विद्वान, इसलिए उनको सर की उपाधि मिली थी। और उनकी लिखी हुई किताब में ये एक किस्सा है। तो ये कहानी तब की है, 18वीं शताब्दी के मध्य की, जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था। औरंगजेब को मरे हुए 40 साल हो चुके थे। ईरानी, तुरानी, मुगल सब दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमाने के लिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए आपस में लड़ते फिरते रहते थे। इधर बीच बीच में मराठे और जाट भी अपना सर उठाते थे, वो भी बार बार दिल्ली पर हमला किया करते थे। ऐसे समय में दिल्ली की गद्दी में जो बैठे अहमद शाह ने क्या किया कि ईरानी सरदार, जो आखिरी ईरानी सरदार था भारत में, सफदरजंग, उसको अपना वजीर बनाया। वो सफदरजंग इसके पहले अवध का गवर्नर हुआ करता था और उसने जो फर्रुखाबाद में जो अफगान बंगश थे जिन्होंने उनको हराया था, लखनऊ से भगाया था, अवध से उसने भगाया था। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी जिसके लिए उसका दबदबा काफी था। तो जब वो वजीर बना तो उसने सोचा कि रुहेलखंड और उस क्षेत्र में वापस में अपनी चीजों को ठीक करूं। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि नरपत राय को अवध का इंचार्ज बनाया। अफगान भी जो थे अवध पर दोबारा कब्जा करके अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। तो दोनों तरफ के लोग बिल्कुल अच्छी तरह तैयार थे कि क्या होना है। बंगशों का मन था कि फर्रुखाबाद से हम निकलें, अवध पे कब्जा करें, उसके बाद आगे बढ़ के पूरा रुहेलखंड अपने हाथ में कर लें। लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने एक एक किलेदार, एक एक ठिकानेदार को जीतते हुए वो पहुंचे अवध और वहां पर उन्होंने हमला बोल दिया। खुदागंज में बहुत भयंकर लड़ाई हुई, खुदागंज नाम की जगह पर, और वहां नरपत राय मारा गया। कुछ लोग कहते हैं मारा गया, कुछ लोग कहते हैं उठा लिया गया। और इसके बाद वो प्रयाग के अंदर घुस गए और प्रयाग में उन्होंने हिंसा का भयंकर तांडव शुरू किया। जो प्रयाग का किलेदार था, प्रयाग में अगर आप प्रयागराज गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा, बहुत बड़ा कहते हैं अकबर का बनवाया हुआ किला है। और वो किला किसने बनवाया है वो तो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन वो किला वहां है। और बाकी लोगों की तरह वहां का जो किलेदार था उसने बंगशों के आगे हथियार डालने से मना कर दिया था। अब उस किले के अंदर घुस न पाए, किलेदार और सेना का कुछ न कर पाए। तो जैसा आप जानते हैं कि एक वर्ग की आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि कुछ कर न सको तो जो सबसे आपको आरक्षित वर्ग दिखाई दे उस पर हमला करो। उसी नीति के तहत बंगशों ने प्रयागराज शहर पर हमला कर दिया। इतना भयंकर हमला किया, इतना ज्यादा अत्याचार किया कि आप समझिए कि 4000 लड़कियां, जो हिंदुओं की लड़कियां थी, लड़कियां, स्त्रियां, महिलाएं जो भी कहें, सब उम्र की होती हैं, वो उनको उन्होंने वहां से उठा लिया। उनका अभी भी ये चलता है कि जब भी जहां भी मौका मिले, लड़ाई हो ना हो, जो भी हो, काफिरों की औरतें तो उठा ही लो। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब दिल्ली दरबार बेबस था, वो इतनी दूर बैठे थे और उनके वश में भी कुछ नहीं था। नरपत राय के मारे जाने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि अवध का इलाका हम कैसे संभालें। और दिल्ली दरबार कमजोर तो बहुत हो ही चुका था। प्रयागराज में आतंक की हद हो गई। मतलब लोग अपने घर में दिया बत्ती करने से डरते थे कि किसी को पता चल जाएगा यहाँ कोई जिंदा हिंदू है तो उसे मार दिया जाएगा। बड़ी बेबसी का माहौल था। किसी को, मतलब जो वहां के लोग थे उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमारा क्या होगा। शहर एक तरीके से, लोग शहर से निकल निकल कर भाग गए। अब प्रयागराज के रहने वालों का जब ये हाल था तो आप समझिए तीर्थयात्रियों का क्या होगा। कौन कहे तीर्थयात्री वहां आएंगे भी। इस बीच में माघ मेला पड़ा। तो आप लोग सब लोग जानते हैं माघ के महीने में एक महीना वहां पर तीर्थयात्री जाते हैं, तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं वहां पर संगम के तट पर। और इसका बहुत पुण्य माना जाता है कि माघ में कल्पवास करने से बहुत बहुत पुण्य मिलता है। घोर सर्दी का समय होता है।
दूर दूर से कल्पवासी आते हैं, लेकिन उस बार कल्पवासी तो क्या कहें, जो वहाँ के रहने वाले थे उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि त्रिवेणी तट पर चले जाएं और कोई पूजा आराधना करें। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। झांसी से 32 मील उत्तर पूर्व में एक किला था, वो नागा सन्यासियों का किला था। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में नागा रहते थे और जो कि अपना पूजा पाठ करते थे और अपना शरीर बनाते थे, युद्ध का अभ्यास किया करते थे। युद्ध में वो बहुत निपुण थे, बहुत बहादुर थे। और जैसा कि जो है मुस्लिम इतिहासकार वो भी लिखते हैं जगह जगह पर कि उनको अपने जीवन से कोई मोह नहीं होता था, उनसे लड़कर जीतना इसलिए भी मुश्किल होता था। तो वहाँ से राजेंद्र गिरी नाम के एक नागा के नेतृत्व में बहुत से नागा घुड़सवार जो थे वो प्रयागराज आए। कहने को वो कल्पवास के लिए आए थे। कोई नहीं जानता था कि वो सचमुच कल्पवास के लिए आए हैं या वो किसी और उद्देश्य से वहाँ आए हैं, लेकिन वो आ गए थे। अब राजेंद्र गिरी ने जब वहाँ का ये हाल देखा, शहर का ये हाल देखा, हिंदू जनता का ये हाल देखा, तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे वो गए और किलेदार से उन्होंने मुलाकात करी। किलेदार से ये कहा कि तुम युद्ध करो बंगशों से और हम तुम्हारे साथ हैं। किलेदार के पास हौसला तो था ही नहीं, वो घबरा गया और उसने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन खैर उन्होंने उसको समझाया बुझाया कि भाई हम जाएंगे, मरने की नौबत आएगी तो हम मरेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो। किलेदार किसी तरह से तैयार हुआ। अगले दिन से राजेंद्र गिरी ने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह सवेरे राजेंद्र गिरी और उनके साथ के नागा अपनी शानदार घोड़ियों पर सवार होकर अफगान खेमे की ओर जाते, मारपीट करते, लूटपाट करते, उनके हथियार और उनके घोड़े घोड़ियां लूट कर ले आते। रोज ऐसा होता, वो सुबह जाते, हमला करते और शाम को लौट आते। शुरू में तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए, ये क्यों आए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि ये किलेदार के सैनिक तो है नहीं और किलेदार के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन खैर जब धीरे से उनको सब कुछ पता चल गया और उन्होंने भी मार खाने के लिए तो वहाँ बैठे नहीं थे, उन्होंने भी अपनी एक योजना बनाई और उन्होंने अपनी सेना के 2 हिस्से किए। उन्होंने सोचा अब की बार जब ये नागा घोड़ों पर आएंगे तो उनके ऊपर 2 तरफा हमला किया जाएगा। एक टुकड़ी जो है वो झूंसी की ओर से आएगी, दूसरी टुकड़ी अरेल से आएगी और बीच में इनको दबा के मार दिया जाएगा। अब ये खबर जो थी राजेंद्र गिरी को भी लग गई। किलेदार के संग बैठ के उन्होंने सोचा चर्चा करें कि इस पर क्या होना है। किलेदार ने सुना तो वो तो डर ही गया, बोले नागा खुद तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। लेकिन उन्होंने उनको बहुत समझाया कि बोले कि देखो मरने के लिए हम आगे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने क्या किया, अपनी ज्यादातर नागा सेना जो थी वो दी उन्होंने किलेदार को और उससे कहा कि ये फौज लेके तुम अरेल की ओर से बढ़ो, और अपने चुनिंदा घुड़सवारों के साथ राजेंद्र गिरी झूंसी की ओर से गए। अब जो अफगान इनको 2 तरफा दबा देना चाहते थे वो संभलते इसके पहले नागाओं ने उनके ऊपर 2 तरफा हमला करके उनको मसल दिया। इसके बाद कहीं से अफवाह फैल गई कि शायद दिल्ली से भी कुमुक आ रही है। जो भी हो, इस हमले के बाद जो अफगान बंगश थे वो इतना घबरा गए, उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब दिल्ली की जो आए वो वहाँ पर दिल्ली की सेना फर्रुखाबाद पे आ जाए, जो हमारे हाथ था वो भी निकल जाए। इसलिए वो वहाँ के मोर्चे से पीछे हट गए और प्रयागराज खाली करके चले गए। प्रयागराज जैसा था जल्दी ही वैसी अवस्था को पहुँच गया। वहाँ पे तीर्थयात्री जाने लगे, यात्रा होने लगी, व्रत उपवास पूजा होने लगे। तो ये तो एक कहानी थी नागाओं की। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और जिनका वर्णन सिर्फ जदुनाथ सरकार ने नहीं किया या मैं बनाकर नहीं सुना रही हूँ। उस समय के जो मुस्लिम इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखते थे, उन्होंने भी इसको जगह जगह पर लिखा है। ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को लिखा है, क्योंकि बात ये थी कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के शुरू तक नागा जो थे एक सैन्य शक्ति के रूप में और एक कूटनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने भारत के इतिहास को प्रभावित करने की कोशिश करी। लेकिन दुख की बात यह थी कि उस समय कोई जो शासक थे, राजा थे, उनको साथ देने के लिए नहीं थे। मतलब क्या, नागा जो थे जहाँ भी जाते थे युद्ध करते थे, मोर्चा अपने हिसाब से जीतते थे और युद्ध की धारा को मोड़ देते थे, लेकिन रुक कर वहाँ शासन करना ये उनका काम नहीं होता था। इसलिए नागाओं ने जो किया वो बहुत हद तक इतिहास में दर्ज किया नहीं गया, और या किया भी जहाँ किया गया था उसको जब मेन स्ट्रीम इतिहास बाद में लिखा गया तो वहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। वजह है क्या है ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। आगे समय समय पे हम नागाओं की कहानियों पर और भी बात करेंगे। तब तक के लिए